हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जो है फाइटर बैच 1.0 में, जहां पर हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड रिवीजन कराने वाले हैं ताकि साल भर आपने जो मेहनत करी है उसको एक शार्प धार दी जा सके, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए बायोलॉजी सब्जेक्ट। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम। और आप जो है थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, कि एनसीईआरटी में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और एनसीईआरटी कहीं कहीं पे कुछ ऐसे छुपे हुए शब्द इस्तेमाल करता है जो पहली नजर में समझ में नहीं आते हैं कि क्यों लिखा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। यहाँ पे अगर आप देखें एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट करती है, कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। और अब तक 10 लाख, ये काम का पॉइंट आपके लिए निकल के आया, 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। थोड़ा रिमाइंड करते हैं। बायोलॉजी में एक टॉपिक दिया गया है इकोलॉजी। इकोलॉजी में ही वहां पर कुल जीवों की संख्या दी गई है, और वहां पर ऐसा कहा गया है कि कुल जीवों की संख्या मोर देन 1.5 मिलियन है, मतलब लगभग लगभग 15 लाख के करीब जातियां हैं कुल जीवों की। लेकिन यहां पर जो जिक्र करा है वो किसका करा है, सिर्फ प्राणियों का। और वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि कुल जीवों में से 70% जातियां किसकी हैं, जंतुओं की हैं, प्राणियों की है। मतलब अगर हम 15 लाख का 70% देखें तो करीब करीब होता है कितना, 10 लाख। मतलब दोनों डाटा जो है वो मैच खा रहे हैं। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकृत कर उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चीजों को, मतलब अलग अलग जो जीव हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रख देंगे तो हमें उन अलग अलग जीवों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी एक ग्रुप के मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो क्लासिफाई करने का रीजन ये है। लेकिन क्लासिफाई अगर हम जीवों को कर रहे हैं तो जीवों को क्लासिफाई या वर्गीकृत करने का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। एनसीईआरटी में अगला पॉइंट भी वही दिया है, वर्गीकरण का आधार। कि प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था एक आधार, ये भी हो सकता है। दूसरा, शारीरिक सम्मिति, ये भी एक आधार है। प्रगुहा की प्रकृति, ये भी एक आधार है। पाचन तंत्र, ये भी एक आधार है। परिसंचरण तंत्र, ये भी एक आधार है। और जनन तंत्र की रचना व कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ एक का वर्णन यहाँ किया गया है। इनमें से टोटल एनसीईआरटी ने 8 या 9 के समथिंग जो है वर्गीकरण के आधार लिए हैं। उन्हीं को एक एक करके उन्होंने जो है वर्गीकृत किया है। देखते हैं क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। पहला जो आधार उन्होंने दिया है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर अगर आप देखें, आप जानते हैं कि जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। और कोशिकाओं के मिलने से बनता है ऊतक, ऊतकों के मिलने से बनता है अंग, और अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र। यही आधार इन्होंने यहां दिया है, पहला संगठन के आधार पर। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जब हम क्लासिफाई किसी आधार पर कर रहे हैं तो उनके उदाहरण क्या है। उदाहरण से समझेंगे कि जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पास कौन कौन से स्तर हैं। हमारे पास कोशिकीय स्तर है, हमारे पास ऊतक स्तर है, हमारे पास अंग स्तर है, और हमारे पास अंग तंत्र स्तर है ना। आपको याद रखना है कि इनके उदाहरण क्या है, कि कोशिकीय स्तर किसमें है, ऊतक स्तर किसमें है, अंग स्तर किसमें है, और अंग तंत्र स्तर किसमें है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य कैसे हैं, बहुकोशिकीय है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों को दो जगत में रखा गया है, या तो वो मोनेरा में रखे गए हैं या फिर वो प्रोटिस्टा में रखे गए। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है मोनेरा में, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है प्रोटिस्टा में। मतलब उसके अलावा जितने भी हैं वो सब कहाँ है, बहुकोशिकीय। जंतुओं की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे एनिमेलिया में, प्राणी जगत में। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये देख लीजिए, ये आ गया पहला उदाहरण, स्पंज।
अगर हम संघों की बात करें तो कौन कौन से संघों का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है, आपने साल भर पढ़ाई करी होगी, तो फाइलम के नाम आपको याद होंगे। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यहां पर शुरुआत उन्होंने करी है स्पंज में। स्पंज में क्या है, कोशिका बिखरे हुए समूहों में है। मतलब अगर हम देखें कि हमारा जो उदाहरण आया किसका, कोशिकीय संगठन का, तो कोशिकीय संगठन का उदाहरण क्या निकल के आया, स्पंज निकल के आया। कोशिकीय संगठन किसमें पाया जाता है, स्पंज। और स्पंजों को रखा गया है किसमें, पॉरीफेरा में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में उन्होंने दिया है कि कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाओं का एक पर्टिकुलर कार्य जो है वो फिक्स कर दिया जाए कि ये कोशिका ये वाला काम करेगी, ये वाली कोशिका ये वाला काम करेगी। जैसे अगर हम तंत्रों के लेवल पे देखें कि मान लो हमारे पास अलग अलग प्रकार के तंत्र है, पाचन तंत्र का काम हो जाएगा भोजन को खाना और पचाना, श्वसन तंत्र का काम हो जाएगा हवा को अंदर लेना बाहर छोड़ना, गैसों का विसरण करना। जिस प्रकार अंगों में और तंत्रों में श्रम का विभाजन है कि अलग अलग प्रकार के अंग अलग अलग प्रकार के तंत्र अलग अलग कार्य करेंगे, ऐसे ही कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है, श्रम का विभाजन होता है। सीलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर किस रूप में करती हैं, ऊतक के रूप में करती हैं। यहां पे आ गया कि सीलेंट्रेटा और आगे वाला जो संघ हमारा है जिसका नाम क्या है, टीनोफोरा, उसमें हमें किसका उदाहरण मिल जाएगा, ऊतक का। क्या मिल जाएगा, दो। एक है हमारे पास क्या, सीलेंट्रेटा, और दूसरा है हमारे पास क्या, टीनोफोरा। ये हमें मिल जाएंगे किसमें, ये मिल जाएंगे ऊतक में, है ना। एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं अपन लोग जो। नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर मतलब इससे और ऊपर आइए, ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग, इसलिए इसे ऊतक स्तर कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो किसमें पाया जाता है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, प्लेटी हेलमंथीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर क्या बना देते हैं, अंग का निर्माण करता है। मतलब हमारा अगर देखें तो प्लेटी हेलमंथीज में कौन सा स्तर हो जाएगा, अंग स्तर हो जाएगा। तो अंग स्तर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंग स्तर का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटी हेलमंथीज, है ना। और इसके बाद के जितने भी सदस्य होंगे कौन, एसके हेलमंथीज से लेकर के कहां तक, कॉर्डेटा तक, कहां तक, कॉर्डेटा तक। ये सारे के सारे जीवों में क्या मिलेगा, हमें अंग तंत्र देखने को मिलेगा। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनलिडा, इन्होंने यहां से शुरू किया है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये यही है कि अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक मिलकर शारीरिक कार्य करते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना क्या कहलाती है, अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है ना। तो ये हो गया किस आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर क्या क्या देखने को मिला, कोशिकीय संगठन, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। एनसीईआरटी का और क्या कहना है कि विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसा अभी अपन ने जिक्र करा, पाचन तंत्र, चलिए थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था कि पाचन तंत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस आधार पर विभाजन कैसे किया गया वो देख लेते हैं। पाचन तंत्र के आधार पर हमारे पास जो है एक पूर्ण आहार नाल हो सकती है और एक अपूर्ण आहार नाल हो सकती है। समझते हैं क्या मतलब है इसका। पूर्ण आहार नाल वो होती है जहां पर आहार नाल के दो सिरे होते हैं, एक को माउथ कहा जाता है, एक को एनस कहा जाता है। इसे नली के भीतर नली विन्यास भी कहते हैं, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। जैसे मानिए कि ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे हमारा शरीर देखें तो एक सिलेंडर एक नलिकाकार संरचना है, ठीक है। हमारा शरीर एक नलिकाकार संरचना है और इसी नलिकाकार संरचना के अंदर एक नली और रखी गई है जिसे हम पाचन नाल बोलते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है पाचक ग्रंथियां और एक होती है आहार नाल।
तो अगर हम इसमें बोलें कि हमारे पास आहार नाल भी है, तो आपको दिख रहा होगा कि बाहर भी एक नली है और अंदर भी एक नली है। बाहर वाली हमारी देह भित्ति हो गई और अंदर वाली हमारी आहार नाल हो गई। तो लग रहा है कि नली के भीतर क्या रखी हुई है, नली। और ऐसी नली जिसके दो सिरे हैं, जिसके एक सिरे को मुख कहा जाता है तथा दूसरे सिरे को एनस कहा जाता है। तो ऐसी आहार नाल जिसकी दोनों ओपनिंग होती है उसे पूर्ण आहार नाल कहा जाता है। और इस प्रकार का विन्यास क्या होता है, नली के भीतर नली। जबकि एक और है जिसमें क्या होता है कि ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रा का। ये मान लीजिए हाइड्रा है, ये उसके टेंटाकल्स हैं, ये उसके क्या है, टेंटाकल्स हैं। और यहां पर एक ही ओपनिंग है और इसी एक ओपनिंग से खाना अंदर आता है और इसी एक ओपनिंग से खाना बाहर चला जाता है। मतलब दो सेपरेट ओपनिंग नहीं है। ऐसी आहार नाल को बोला जाता है अपूर्ण आहार नाल, है ना। तो दो प्रकार की आहार नाल होगी, पूर्ण आहार नाल और एक अपूर्ण आहार नाल। इसे बोलते हैं नली के भीतर नली विन्यास और उसे बोला जाता है अंधकोश, है ना। देख लेते हैं इस चीज को, एनसीईआरटी का क्या कहना है कि अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, जैसा यहां दिखाया गया है कि अपूर्ण में कैसा है, एक ही बाह्य द्वार है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे कि प्लेटी हेलमंथीस, है ना। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं जिसमें से एक मुख है और दूसरा क्या है, एनस है। तो यहां पर पाचन तंत्र के आधार पर भी अपन ने वर्गीकृत कर लिया। अगला जो वर्गीकरण का आधार दिया गया है वो दिया गया है किस आधार पर, परिसंचरण तंत्र के आधार पर। भाई अगर हम जीवों को बांट रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा कि जिस आधार पर हम जीवों को बांट रहे हैं। यहां पर देखें, खुले परिसंचरण तंत्र और दूसरा दिया है बंद परिसंचरण तंत्र। शब्दों को सुनिएगा मतलब क्या है, इसको पहले अपने ऊपर ही अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मानव के परिसंचरण तंत्र में हृदय आता है और रक्त वाहिनियां आती हैं और रक्त आता है। और हृदय से निकलकर रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों के जाल में जाता है ना, जिन्हें हम धमनी और सिरा कहते हैं। मतलब हृदय से निकल करके अगर अगर रक्त बंद नलियों में बहता है तब हम उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा, जब हृदय से निकलकर रक्त बंद नलिकाओं में नहीं बहता बल्कि खुले अवकाशों में बहता है तब हम उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। तो हमारे काम की चीज क्या है, हृदय से कहां भेजा जा रहा है, बाहर। तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। जबकि बंद में क्या हो रहा है, रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की। बोले ये ऐसा क्यों लिखा है ना। यही छोटे छोटे शब्दों को अपन को पकड़ना है एनसीईआरटी में, कि ये भिन्न भिन्न व्यास की क्यों लिखा है। सीधे लिख देते ना कि रक्त का संचार हृदय से वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो भिन्न भिन्न व्यास की इसलिए लिखा है क्योंकि हृदय से जो वाहिका निकलती है उसका नाम है महाधमनी। और महाधमनी की शाखा क्या होती है, धमनी। धमनी की शाखा धमनिका और धमनिका की शाखा केशिका। और अगर आप देखें कि महाधमनी एक बड़ी वाहिका है, धमनी उसकी तुलना में एक छोटी वाहिका है, धमनिका उसकी तुलना में और ज्यादा पतली है और केशिका उसकी तुलना में और ज्यादा पतली है। मतलब उनका व्यास कैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, भिन्न भिन्न व्यास। वाहिकाओं के द्वारा होता है, उदाहरण के तौर पर धमनी, सिरा और कोशिका। बात है कि ये पाया कहां जाता है। इतना एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी ने दिया है कि परिभाषा क्या है। उदाहरण जब उन्होंने प्रत्येक संघ को बताया है तब बीच बीच में कहीं पे किया है कि खुला परिसंचरण तंत्र आपको कैसे याद रखना है। खुला परिसंचरण तंत्र पूरे नॉन कोडेटा में है अगर हम दो अपवादों को हटा दें तो। एक है एनिलिडा और दूसरा है सिफेलोपोड मोलस्का, है ना। और बंद परिसंचरण तंत्र कहां मिलेगा, बंद परिसंचरण तंत्र मिलेगा कॉर्डेटा में और कॉर्डेटा के साथ एनिलिडा और सिफेलोपोड मोलस्का में। तो ये जो क्राइटेरिया है किस आधार पर है, परिसंचरण तंत्र के आधार पर है। अगला जो क्राइटेरिया है वो है किसके, सम्मिति के आधार पर। यहां पर दो डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एक में क्या दिया गया है, जहां पर आप जीव को सिर्फ एक अक्ष से काट कर ही दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो शब्दों में कैसे बयां करेंगे इस चीज को, कि जब केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी एक रेखा से काटने पर उसके दो बराबर हिस्से हो जाएं तब उसे बोला जाता है द्विपार्श्व सममिति।
और आर्य सममिति में क्या होता है कि केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा आप कहीं से भी काटें, जैसे इसमें डायग्राम में आप देखें यहां पर कैसे करके किया गया है, यहाँ पे एक ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, एक से ज्यादा अक्ष पे उसे काटा है, फिर भी उसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, आर्य सममिति। और जब किसी भी जीव को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा से काटें और फिर भी उसके दो बराबर हिस्से ना हो तो उसे बोला जाता है असममिति। आपको याद रखना है उदाहरण, असममिति पाई जाती है पॉरीफेरा में और आर्य सममिति मिलती है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और प्लेटी हेलमंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी सदस्य उन सब में क्या है, द्विपार्श्व सममिति है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक जगह जब एक चार्ट बनाया है वहां पे एक स्टार लगाया है एकाइनोडर्मेटा का, और नीचे मेंशन किया कि क्यों स्टार लगाया है, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा में आर्य और द्विपार्श्व दोनों सममिति मिलती है। ये डिपेंड करता है उनकी अवस्था पर कि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होती है और वयस्क अवस्था में क्या होती है, आर्य सममिति होती है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी इस बारे में। इस सम्मिति के आधार पर हम बांट है कि प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो इन्होंने पहले लिया है, ये काम की चीज है कि स्पंज मुख्यतः कैसे होते हैं, असम्मित होते हैं, है ना, कि स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। मतलब आप कहीं से भी काटें, इनके दो बराबर हिस्से ना हो तब इसे क्या कहा जाता है, असममिति। जब किसी भी, ये शब्द याद रखिएगा, केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे तो इसे आर्य सममिति कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेडियल सिमेट्री। उदाहरण याद रखिएगा, इन्होंने लिया है सिलेंट्रेटा, यूनोफोरा और बाकायदा लिखा है इकाइनोडर्मेटा। बोले इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे ऐसा लिख दिया है तो अभी तो कहा कि लार्वा है या वयस्क, हम कैसे पहचाने। तो जब भी कोई चीज ना दी जाए तब तक जो डाटा दिया गया है वो उसे हम मान के चलते हैं एक सामान्य वयस्क नर के लिए। अगर उन्होंने सिर्फ एकाइनोडर्मेटा लिखा है मतलब वो बात कर रहे हैं किसकी, वयस्क की। और वयस्क में जो सम्मिति वो है वो कैसी है, आर्य। अगर उन्हें लार्वा के लिए जानना होगा तो वहां पर मेंशन करके लिखेंगे कि लार्वा जो है एकाइनोडर्मेटा का उसमें कैसी सम्मिति है ना। तो जब तक कुछ ना दिया गया हो हम उसे किसके लिए मानते हैं, वयस्क के लिए। इसी प्रकार सम्मिति होती है, किंतु एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और आगे के जितने भी सदस्य हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा को हटा दें तो, है ना, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, है ना, आदि एक ही अक्ष से, ये काम की चीज है हमारे पास, कौन सी, एक ही अक्ष से। और यहां पे क्या लिखा है, किसी भी अक्ष से। एक से ज्यादा अक्ष से काट पा रहे हैं तो आर्य सममिति, और एक अक्ष से काट पा रहे हैं तो द्विपार्श्व सममिति। गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसे हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। कौन सी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो एक आधार हमारा सममिति भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया गया है द्विकोरकी या त्रिकोरकी संगठन, जिक्र करते हैं क्या है ऐसा। क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में आप जानते हो कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और उस युग्मनज में होने वाले विभाजनों को क्या बोलते हैं, क्लीवेज, जिससे एक कोश की जायगोट एक बहुकोश की संरचना में बदलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और 8 से 16 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरुला। मोरुला के बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की बाद की बात है कि ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास है, आंतरकोश का समूह जो है, वो विभेदित होना शुरू हो जाता है और 3 परतों में बट जाता है। बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। अगर किसी जीव का शरीर इन तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना है तब हम उसे कहते हैं त्रिकोरकी। अंग्रेजी में से कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे, ट्रिप्लोब्लास्ट। और अगर किसी जीव में 3 स्तर ना होते हुए कितने स्तर हों, 2 स्तर हों, तब उसे कहा जाता है द्विकोरकी, डिप्लोब्लास्ट।
कैसे जीव है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जरा सुन लेते हैं इन चीजों को कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर, ये मिल गया पॉइंट, कि दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, बाहरी वाली कौन सी? एक्टोडर्म, और आंतरिक वाली कौन सी? एंडोडर्म। मतलब इनमें मीजोडर्म नहीं है, तब हम उसे क्या कहते हैं? द्विकोरकी कहलाते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेट। इवन टीनोफोरा भी होता है, टीनोफोरा, पॉरीफेरा और सीलेंट्रेट, ये तीनों ही क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। फर्स्ट बाइलेटरिया जो होता है वो प्लेटी हेलमिंथी होता है, और प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटर तक जितने भी सदस्य हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तथा वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर, और वो क्या है? मीजोडर्म है। मतलब हमारे पास टोटल कितने स्तर निकल के आए? तीन। एक है एक्टोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म, और तीसरा है एंडोडर्म। कितने स्तर हैं? तीन। तो अगर तीनों हैं तो त्रिकोरकी, और अगर जिसमें मीजोडर्म नहीं है तब वो क्या है? तब वो द्विकोरकी। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कहां तक? कॉर डेटा तक। ये ऐसा एनसीईआरटी ने मेंशन किया। ये डायग्राम आपको वहां पर एजिटेट पूछ सकते हैं। यहां पर आप ये देखें, ये बाहर वाला स्तर हो गया जैसे अपन ने कहा एक्टोडर्म, ये आंतरिक स्तर हो गया जिसे कहा एंडोडर्म। हमने कहा ये तो यहां पर भी दिख रहा है, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म। बात है फिर ये बीच में भी तो दोनों में बना हुआ है, फिर दोनों को त्रिकोण की क्यों नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि इधर देखें तो ये डॉट डॉट बना है ना, ये केंद्रक है। मतलब जो बीच वाली परत है वो कैसी है? कोशिकीय है। तो ये कौन सी कोशिकाएं? मीजोडर्म की कोशिकाएं। जबकि यहां पर आप देखिए तो यहां पर कोशिकाओं जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अकोशिकीय परत है। कैसी है? अकोशिकीय परत। इसलिए ये कैसा है? द्विकोरकी। तो ये डायग्राम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी और क्या कहती है। नेक्स्ट है सीलोम के बेस पर। बात करते हैं कि ये सीलोम एक्चुअल में है क्या। थोड़ी देर पहले आप देखिए एक चीज आपको समझाई थी, ट्यूब विद इन ए ट्यूब अरेंजमेंट बताया था। फिर से बना लेते हैं एक बार कि ट्यूब विद इन ए ट्यूब में क्या हो रहा है। जहां पर आप बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारा शरीर जो है एक नलिकाकार संरचना के रूप में है, ठीक है, और उसी नलिकाकार संरचना में एक नलिका और है जिसे हमने क्या कहा? आहार नाल कहा, है ना। तो आहार नाल और देह भित्ति के बीच में ये जो जगह दिख रही है इसे बोला जाता है देह भित्ति, सीलोम, देह गुहा बोलते हैं। ये आहार नाल और देह भित्ति के बीच में ये जो जगह दिख रही है इसे क्या बोलते हैं? देह गुहा बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो इस आधार पर आप यहां पर देखें कि अंदर एक आहार नाल दिखाई है, बाहर देह भित्ति दिखाई है, और उनके बीच में ये जो व्हाइट कलर से है ये हमारी क्या है? देह गुहा है। तो वो तो यहां पर भी दिख रही है कि बाहर वाली ये हमारी देह भित्ति हो गई, ये हमारी आहार नाल हो गई, ये आहार नाल की गुहा हो गई। तो देह भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो फिर दोनों ही गुही है क्या? जबकि यहां पर देखें तो यहां पर आहार नाल और देह भित्ति के बीच में कोई गुहा नहीं। तो जिसमें गुहा नहीं होती उसे अगुहीय बोलते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसा मेंशन किया है, इन्हें एसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुहीय। और जिनमें देह गुहा पाई जाएगी उन्हें क्या बोला जाएगा? गुहीय। बात है जब गुही तो गुहा तो दोनों में ही मिल रही है, फिर एक को कूटगुही क्यों कहा, एक को प्रगुही क्यों कहा? शब्दों पे चलते हैं। इन्हें गुही इसलिए कहा है क्योंकि ये जो देह गुहा है वो बाहरी तरफ से, कहां से? बाहरी तरफ से। कि अगर आप इनको देखें तो बाहरी तरफ से, और यहां पर आहार नाल वाली तरफ से, दोनों तरफ से किससे कवर्ड है? तो दोनों तरफ से ही वो कवर्ड है किससे? मीजोडर्म से। किससे कवर्ड है? मीजोडर्म से। और जब देह गुहा बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ से कवर्ड हो किससे? मीजोडर्म से, तब हम उसे बोलते हैं क्या? वास्तविक देह गुहा। जैसा यहां दिख रहा है कि बाहरी तरफ से भी कवर्ड है मीजोडर्म से, और आंतरिक तरफ से भी कवर्ड है किससे? मीजोडर्म से। जब वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड हो तब हम उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक देह गुहा बोलते हैं। जबकि यहां पे क्या दिख रहा है कि वो बाहरी तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है और आंतरिक तरफ से भी मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है, लेकिन क्या
मीजोडर्म ही नहीं है। तो एनसीईआरटी उस चीज को नकारती कि मीजोडर्म तो है, स्कैटर्ड पाउचेस, बिखरी हुई थैलियों के रूप में है, वो उनका अस्तर नहीं बना रहा है। इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, कूट गुही है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट। क्या बोलते हैं इसे, स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार। कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल, ये मिल गया, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म बीच वाली लेयर हो गई, से आच्छादित शरीर गुहा को, ये मिल गया पॉइंट, जो मीजोडर्म से कवर्ड है दोनों तरफ से, देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं, तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, है ना। कौन कौन है, एनिलिडा और मोलस्का और ऑर्थोपोडा, साथ में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। मतलब एनिलिडा के बाद या एलिडा से लेकर, एनिलिडा के लेकर वहां कॉर्डेटा तक जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, वही है। जबकि कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। ये देखिए, ये मिल गया पॉइंट कि गुहा तो है, उन्होंने गुहा के लिए मना नहीं किया है कि गुहा तो है, लेकिन वो मीजोडर्म से आच्छादित नहीं है, बल्कि मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा के बीच, ये मिल गया काम का पॉइंट, बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तब ऐसे जीवों को क्या नाम दिया गया, कूटगुही या सीडोसीलोमेट। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, उन्हें क्या नाम दिया, अगुहीय, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस। यहां पर प्लेटी हेलमिंथेस जरूर कहा है, लेकिन आगे एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को भी शामिल किया गया है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सेगमेंटेशन। खंडी भवन, के खंडी भवन के आधार पर कैसे बांटा है, देख लेते हैं इसको भी। कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक, अगर दोनों तरफ से सेगमेंटेशन, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, दोनों तरफ से सेगमेंटेशन है, तब उसे कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, विखंडी खंडी भवन, है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कब, जब बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर उन्होंने केंचुए का उदाहरण लिया है, लेकिन अगर केंचुए के अलावा कुछ और दिया हो तो क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है। इस विखंडा खंडावस्था के एग्जाम्पल में आपके पास तीन है, एक एनिलिडा है, एक ऑर्थ्रोपोडा और एक कॉर्डेटा है ना। मोलस्क का मतलब लगाइएगा कि आपको क्या है, सीक्वेंस में याद रहता है सब, है ना, तो सीक्वेंस में नहीं है। कौन कौन है, एनिलिडा, क्योंकि आप जानते हैं कि केंचुआ हमारा किसका सदस्य है, एनिलिडा का, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नोटोकॉर्ड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर आप नोटोकॉर्ड के बेस पे देखें तो क्या है कि सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु, जो किससे उत्पन्न है, ये बहुत काम की चीज है कि नॉर्मली सबको क्या दिमाग में रहता है कि नोटोकॉर्ड जो है पृष्ठ सतह पर है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होगी, और तंत्रिका तंत्र से संबंधित है तो वो एक्टोडर्मल की बनी होगी। तो एक्टोडर्म नहीं, ये मीजोडर्मल है, क्योंकि इसका कार्य होता है सहारा देना। जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह पर, कहां पर है, पृष्ठ सतह पर बनी होती है, पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को कॉर्डेटा तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन कॉर्डेटा वाले। नेक्स्ट है प्राणियों का वर्गीकरण। यहां से उस चार्ट को हटा दिया गया है, क्योंकि इस साल अपडेटेड एनसीईआरटी में देखें तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जो है कुछ टॉपिक उन्होंने हटा दिए हैं, जैसे डाइजेशन जो है वो पूरा हटा दिया गया है, और हर टॉपिक के बीच बीच में से ही कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जो है। लेकिन अपन जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड एनसीईआरटी है, तो हम वही पढ़ेंगे जो इस अपडेटेड एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे चलते हैं कि आगे उन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि प्राणियों का वर्गीकरण, और उन्होंने स्टार्ट किया है कहां से, संघ पॉरीफेरा से।
कि पॉलीफेरा संघ की क्या खासियत है। देखिए कैसे याद रखेंगे कि जब भी आप किसी संघ को पढ़ें तो एक तो जो क्लासिफिकेशन का आधार आपने देखा है ना, संगठन के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर, परिसंचरण के आधार पर, देह गुहा के आधार पर, सम्मिति के आधार पर, खंडों के आधार पर, नोटोकॉर्ड के आधार पर, ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं क्या वो उस संघ पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक पॉइंट तो आप ये देखिएगा, अगर अप्लाई हो रहे हैं मतलब हम उसको बोल देंगे ये लक्षण उसका है। जैसे एक एग्जांपल ले लो पॉरीफेरा का ही, कि पॉलीफेरा में अपन ने माना कि सम्मिति के आधार पर, हमने की सम्मिति के आधार पर तीन थे, असम्मिति, आर्य सम्मिति और द्विपार सम्मिति। क्या सम्मिति में पॉलीफेरा का जिक्र कहीं आया? बिल्कुल आया था कि पॉलीफेरा के सदस्य कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं। तो ये पॉलीफेरा का क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। इसके साथ ही हमें और क्या देखना है कि जब भी हम किसी संघ को पढ़ें तो जो लक्षण हमें पाए जाते हैं वो लक्षण वो वाला संघ कैसे कर रहा है। जैसे कि वो वाला संघ पाचन कैसे कर रहा है, वो वाला संघ श्वसन कैसे कर रहा है, उस वाले संघ में परिसंचरण कैसा पाया गया है, उस वाले संघ में उत्सर्जन कैसे हो रहा है, कंकाल तंत्र है या नहीं है, ऐसे करके। जैसे संघ पॉरीफेरा की बात करें कि इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इस चीज का जिक्र पहले भी हो चुका है थोड़ी देर पहले, है ना। सामान्यतः लवणीय मतलब नॉर्मली ये सलाइन वाटर में रहना पसंद करते हैं, समुद्री है सामान्यतः, मतलब कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। यही शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है। हमारे काम की चीज यहाँ पे क्या है? सामान्यतः। क्यों इन्होंने नहीं कहा कि सभी जीव जो है वो समुद्री है? सामान्यतः क्यों लगाया? क्योंकि यही वो शब्द है जो ये बताता है कि समुद्री तो है मोस्ट ऑफ मेंबर्स, लेकिन कोई ना कोई इनके सदस्य जो है वो स्वच्छ जलीय भी हैं। उदाहरण में इस चीज को मेंशन किया हुआ है। सामान्यतः कैसे हैं? लवणीय है एवं असम्मिति होते हैं। असम्मिति वाला थोड़ी देर पहले बताया। ये सब आद बहुकोशिकीय आद मतलब प्रिमिटिव प्राचीन, भाई शुरुआती यहां से हो रही है तो जंतुओं में सबसे प्राचीन कौन हुए? पॉरीफेरा हुए। जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है, ये चीज का जिक्र भी थोड़ी देर पहले हो चुका है कि पॉरीफेरा में क्या पाया जाता है? कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। इसको सुनते हैं कि पॉरीफेरा के सदस्य जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोरक होते हैं, और उनमें जो कोशिकाएं हैं वो दो स्तरों में व्यवस्थित होती है। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं समझने के लिए। देखिए बाहर की तरफ जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, मतलब कोशिकाएं कितनी परतों में व्यवस्थित हैं? दो में, इसलिए तो हमने इन्हें डिप्लोप्लास्टिक कहा। यहां पर देखें अंदर की तरफ जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं उन्हें बोला जाता है कॉइनोसाइट सेल्स। इनमें फ्लैजेला युक्त कॉइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, और फ्लैजेला युक्त कॉइनोसाइट कोशिकाओं का पाया जाना ये इनका यूनिक करेक्टर होता है जो पॉरीफेरा के अलावा और किसी में देखने को नहीं मिलता है ना। एक करैक्टर क्या हो गया? कॉइनोसाइट कोशिकाओं का पाया जाना। दूसरा, इनका नाम जो है वो पॉरीफेरा क्यों पड़ा है? क्योंकि उनके पूरे शरीर पर क्या है? छिद्र पाए जाते हैं, और इन पोरस बॉडी, इन छिद्रित शरीर की वजह से ही इन्हें नाम क्या दिया गया है? पॉरीफेरा। ये रहे इनके छिद्र, और इन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। और एक बड़ा वाला छिद्र जो है इसे बोला जाता है ऑस्कुलम। और बीच में एक कैविटी है, क्योंकि इनको आम भाषा में हमने क्या बोला? स्पंज, इसलिए इनकी इस कैविटी को, इन गुहा को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ओस्टिया है, जो छिद्र है जहां से पानी अंदर आता है, तो यहाँ पर जब ये गुजरता है तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है इनकी नाल। क्या है? नाल। इसलिए इन्होंने लिखा गया है कि इनमें जल परिवहन, क्योंकि पानी ही अंदर बाहर हो रहा है, और साथ में क्या है? नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र जिन्हें क्या नाम दिया? ऑस्टिया।
द्वारा शरीर की केंद्रीय कौन सी गुहा, स्पंज गुहा या स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र, और बड़े रंध्र का नाम क्या दिया है, ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता किसके काम में आता है, भोजन जमा करने के। किसके काम में आता है, भोजन जमा करने के। यहाँ पर ये वाला चार्ट उन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, इसे कायदे से पहले देना चाहिए था। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है कि एनिमेलिया में कौन से जीवों को रखा गया है, बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। जहां पर संगठन के आधार पर क्या है, कोशिकीय स्तर है, ऊतक है, अंग तंत्र है। सम्मिति के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि कोशिकीय स्तर का एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के सदस्य कैसे होते हैं, असम्मित होते हैं। कैसे होते हैं, असम्मित। दूसरा है आर्य सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। गुहा के आधार पर उन्होंने क्या कहा, हमने गुहा के आधार पर कितने, तीन, अगुहीय, कूटगुहीय और गुहीय। तो अगुही जैसे बिना गुहा के कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। दूसरा क्या है, कूटगुहीय जिसे नाम दिया सीडोसिलोमेट, कौन है, एस के हेल्मिन्थेस। और तीसरा गुहीय जिसके एग्जांपल एनलेडा से लेकर कहां तक है, कॉर्डेटा तक। और यहीं पे आप देखें तो बकायदा इकाइनोडर्मेटा पे क्या लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, और नीचे लिखा भी है कि इकाइनोडर्म में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार आर्य द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा, वो एज इट एज पूरा बना के देंगे और यहाँ से लेवलिंग में से किसी एक शब्द को हटा लेंगे, फिर पूछेंगे बताइए इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो पॉरीफेरा की बात हमारी चल रही थी कि श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी सहायक है। मतलब वो कैनाल सिस्टम किस किस में पार्टिसिपेट कर रही है, पाचन में, पाचन के अलावा श्वसन में, और श्वसन के अलावा उत्सर्जन में, तीनों में रोल प्ले हो रहा है उसका। कॉइनोसाइट या पोलर कोशिकाएं, ये मिल गया पॉइंट। स्पंज गुहा और नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन कैसा होता है, अंतरा कोशिकीय होता है। कंकाल, बेसिकली देखा जाए तो इनमें कंकाल तंत्र जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण जमा होते हैं स्पॉन्जिन के या कैल्शियम के, उसी के बेस पे उन्हें बोल दिया कि ये उनका क्या है, कंकाल है। मतलब कोई वेल डेवलप्ड कंकाल तंत्र नहीं है। कि कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं, स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में दोनों है ना। ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा, विखंडन द्वारा, मतलब इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है तथा लैंगिक जनन ये भी मिल गया, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। मतलब दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। युग्मकों द्वारा होता है, निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष। ये नया शब्द आ गया है जो अपडेटेड एनसीईआरटी में हटा दिया, पुरानी एनसीईआरटी में था, इस साल हटा दिया है कि परिवर्धन के आधार पर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। फिर प्रत्यक्ष परिवर्धन वो होता है जहां पर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, और जिस भी जीव में, देखिए ये किसी पर्टिकुलर संघ की बात नहीं है, हो सकता है किसी संघ में किसी मेंबर में लार्वा अवस्था हो, उसके दूसरे सदस्य में लार्वा अवस्था ना हो, इसलिए मेंबर पे डिपेंड करता है, संघ पे नहीं, सामान्यतः। कि परिवर्तन के आधार पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है मतलब इनमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। तो ऐसे सदस्य जिनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है उन्हें बोला जाता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन हुआ है इनमें, और जिनमें लार्वा अवस्था नहीं होती है उनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण क्या दिए इन्होंने, साइकन या साइफा दिया है, स्पॉन्जिला ये आपके काम की चीज है, ये उस चीज का एग्जाम्पल है जो ऊपर लिखा था कि सामान्यतः कैसे हैं, लवड़ी है, ये कैसा है, स्वच्छ जलीय, इसलिए वहां पे शब्द क्या लिखा था, सामान्यतः। और तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यू स्पॉन्जिया, या इसे बात स्पंज भी कहते हैं, है ना। काम काम की चीजें आप याद रखिएगा, शब्द आपको समझा दिए हैं कि क्या क्या चीजें उसमें दी गई। नेक्स्ट संघ पे चलते हैं, और यहां तक कि वो डायग्राम भी आपको दे सकते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं वो सारे के सारे डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो संघ हमारे पास है वो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। निडेरिया शब्द क्यों दिया गया है, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं,
और इन सेल्स की उपस्थिति इनका यूनिक करेक्टर है। जैसे पोरिफेरा का यूनिक करेक्टर क्या निकल के आया था, उनमें कॉइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। सुनेंगे, ये जलीय होती है, फिर से वही चीज अधिकांशतः है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी कैसे हैं समुद्री है। क्यों? मतलब कोई ना कोई फ्रेश वाटर भी होगा, जैसे कि हाइड्रा मिल जाएगा उदाहरण में। ये जलीय है, अधिकांशतः कैसे हैं, समुद्री हैं। तो ऐसी चीजों को आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो हमें चकमा दे जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को ही अपन को पढ़ना है, सामान्यतः, अधिकांशतः, प्राय, है ना, मोस्ट ऑफ, है ना। ये छोटे छोटे शब्द ही हैं जो हमें ज्यादा धोखा देते हैं। इन्हीं शब्दों को पकड़ना है तो एनसीईआरटी पे आपकी कमांड हो जाएगी। स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले हो सकते हैं, ये ससाइल या फ्री स्विमिंग। ससाइल या फ्री स्विमिंग का मतलब है कि अगर आप जेलीफिश को देखें तो वो लगातार तैरती रहती है, जो तैरते रहते हैं उन्हें बोलते हैं मुक्त रूप से तैरने वाले, फ्री स्विमिंग। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक सतह पर चिपके रहते हैं, उन्हें बोला जाता है ससाइल, स्थानवर वाले। सममिति, इनमें आर्य समिति पाई जाती है। ये बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका कौन सी, नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज होगी कि आखिर इनका नाम निडेरिया दिया क्यों गया है। तो इनका ये निडेरिया नाम किस लिए दिया गया है, नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल्स की वजह से दिया गया। ये कोशिकाएं स्पर्शक, थोड़ी देर पहले आपको एक डायग्राम भी बनाया था जहां पर आपको दिखाया था कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी है और ये उसके क्या है, टेंटाकल्स, है ना, कि जो कहा स्पर्शक तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। न्यूडोब्लास्ट किस काम में आती हैं, ये स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। पकड़ने में सहायक है। नाइडेरिया में थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो आपका प्रोटिस्टा में चला गया। पॉरीफेरा में अगर आप देखें तो पॉरीफेरा में कोशिकी स्तर का संगठन था। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऊतक स्तर का संगठन है। और प्लेटी एलिमेंथीज में अंग स्तर का संगठन है। और प्लेटी एलिमेंथीज के बाद के जितने भी संघ हैं उन सब में अंग तंत्र का संगठन है। और ये द्विकोरकी है, शब्दों में थोड़ा गलत लिखा है, द्विकोशिकी हो गया, द्विकोरकी है। द्विकोरकी मतलब डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनमें भी पॉरीफेरा की तरह ही कोशिकाएं दो स्तर में विभाजित हुई। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, पॉरीफेरा में भी गुहा थी, और पॉरीफेरा की गुहा को हमने क्या नाम दिया था, स्पॉन्जोसील। इन्हें नाम दिया गया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन। गुहा पाई जाती है जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें एक ही ओपनिंग है ना। इनमें माउथ और एनस अलग अलग नहीं है, इसलिए तो हमने क्या कहा था, इनमें ब्लाइंड सेक पाया जाता है। नली के भीतर नली इनमें नहीं मिलती है। इनमें अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। ठीक है, इनके कुछ सदस्यों जैसे कोरल रीफ्स में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनमें भी कंकाल तंत्र जैसा कुछ खास नहीं है। बस अगर आप देखें कि इनके सदस्यों में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो एक बड़ी सी चट्टान रूपी संरचना बन जाती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, कोरल रीफ कह देते हैं। इनका शरीर दो आकारों में, कौन कौन सा, पॉलिप और मेडूसा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, इसको थोड़ा नोटिस करें। यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक संरचना जो है वो नलिकाकार है और एक संरचना जो है वो छातानुमा है। दिख रहा है, एक नलिका कैसी है, एक संरचना कैसी है, नलिकाकार है, और दूसरी संरचना कैसी है, छातेनुमा है। जो छातेनुमा संरचना है ये एक्चुअली में इसका सेक्सुअल रूप है, लैंगिक रूप है। और जो इसका बेलनाकार संरचना है एक्चुअली में वो इसका एसेक्सुअल रूप है। इस सेक्सुअल रूप को हम लोग मेड्यूसा बोलते हैं और इस एसेक्सुअल को हम लोग पॉलिप बोलते हैं, है ना। तो ये डायग्राम बना के आपसे पूछ भी सकता है। नीचे क्या लिखा है कि सीलेंट्रेटा के उदाहरण में एक क्या है, ऑरेलिया, इसे हम जेलीफिश के नाम पे भी जानते हैं। ये किस रूप को बता रहा है, मेडूसा अवस्था को बता रहा है। दूसरा है एडम्सिया, ये कौन सी अवस्था है, पॉलिप अवस्था है, से अपनी काया का बाह्य रूप। आगे चलते हैं, क्या कहा इन्होंने, इस शरीर में क्या है, पॉलिप कैसा है, स्थानवर है और तथा बेलनाकार है। ऊपर आपने डायग्राम देख लिया, एनसीईआरटी आप खोल के रखे।
जब भी ऐसी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस लगे हैं तो आप एनसीईआरटी को साथ में खोल के रखें, डायग्राम मैच करने के काम में आएगा। जैसे कि हाइड्रा, जबकि मेडुसा कैसा है, छतरी के आकार का है तथा मुक्त प्लावी है, फ्री स्विमिंग है, वो तैरता रहता है, जैसे कि ऑरेलिया या जेलीफिश, ये इसी का ही नाम है। वेनिडेरिया, जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडुसा रूप पाए जाते हैं, है ना, जिनमें लैंगिक जनन भी हो रहा है और जिनमें अलैंगिक जनन भी हो रहा है, एक ही जीव में दोनों जनन होते हैं, तब इस घटना को बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, है ना। यहां पर पॉलिप बनाता है मेडूसा, मेडूसा बनाता है पॉलिप, तो कभी कभार इस स्टेटमेंट को सीधे सीधे उठा लेते हैं। देखते हैं एक बार, उनमें पीढ़ी एकांतरण ये रहा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या मेटाजेनेसिस होता है जैसे कि ओवेलिया, ये उदाहरण भी आप याद रखिएगा कि ओवेलिया में क्या है, ओवेलिया में लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप पाए जा रहे हैं। ये है आपके काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप प्रोड्यूस करता है ना। उदाहरण में क्या है, उदाहरण में हमारा है फाइसिलिया, इसे क्या कहा गया है, पुर्तगाली युद्ध मानव। दूसरा है एडम्सिया, इसे सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन कहते हैं। यह है पेन्नेचुला, इसे सी पेन कहते हैं। गॉर्गोनिया, इसे सी फैन कहते हैं। और मिनेंड्रना, इसे ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण आपको याद रखना है, ये मस्ट है ना, कि किस संघ में किन सदस्यों के और उनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम क्या है। अगले संघ पे चलते हैं। अगला जो संघ हमारे पास है वो है संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा के मोस्ट ऑफ करेक्टर्स की बात करें, वो आपके सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री है, टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अधिकांश लक्षण मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर मिलते जुलते हैं फिर दो अलग संघ क्यों है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होंगे, उन्हीं को देखना है हमें। अगला संघ है हमारे पास टीनोफोरा। टीनोफोरा इन्हें सी कॉम्ब, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट, है ना, या कंगक जेली, कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये सभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी तक जो शब्द इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया सामान्यतः, कि सामान्यतः ऐसा होता है, पहली बार शब्द इस्तेमाल किया है सभी समुद्रवासी, है ना, मतलब ऑल मेंबर्स आर मैराइन। आर्य समिति है जैसा कि सिलेंट्रेटा में है, द्विकोरकी है जैसा कि सिलेंट्रेटा में है, तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शारीरिक संगठन होता है, ये भी सिलेंट्रेटा में है। मतलब देख रहे हैं आप, ज्यादातर लक्षण जो है सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं। अंतर क्या है, अंतर है इन शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभि कंगक पट्टिका, भी डायग्राम दिया है उसमें दिखाते हैं, होती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतःकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। बायोलुमिनेसेंस, इसको याद रखिएगा, ये एक यूनिक करेक्टर आया, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस मतलब ऐसे जीव जो अपने अंदर से लाइट, प्रकाश को बाहर निकालते हैं, जैसे जुगनू देखा होगा आप लोगों ने, उसमें प्रकाश दिखता है ना, ऐसे इन जीवों में भी खुद का प्रकाश होता है, और ऐसे जीव जो लाइट को इमिट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बायोलुमिनेसेंस। दो करेक्टर मिले डिफरेंस, एक क्या है, 8 बाह्य पक्षमाभि कंगक पट्टिका है, और दूसरा ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, जो सिलेंट्रेटा में नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये डायग्राम दिया गया है टीनोफोरा का, जहां पर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंगक जली है। दूसरा क्या कहा गया, दूसरा सिलेंट्रेटा में देखिए तो टेंटाकल्स देखने को मिलते हैं, जबकि टीनोफोरा में या तो टेंटाकल्स होते नहीं है, और अगर टेंटाकल्स हैं भी तो उनकी काउंटिंग हमेशा कितनी होती है, 2 होती है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने टेंटाकल्स हैं, सिर्फ 2 हैं, और इनमें नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं होती फिर तो मैंने सिलेंट्रेटा में ही रख देते, क्योंकि वही उनका यूनिक फीचर था। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है नर एवं मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है, ये भी याद रखिएगा। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में आप देखें तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन हैं,
लेकिन टीनोफोरा में केवल कैसा है, लैंगिक जनन है। तो जो सबसे यूनिक है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन बाय होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन, इसको माइंड कीजिएगा। अप्रत्यक्ष परिवर्तन है मतलब इनमें लार्वावस्था पाई जाती है। जिनमें लार्वावस्था नहीं होती है ये पॉइंट गलत हो गया है, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि अगर अप्रत्यक्ष परिवर्तन आपने बोला है मतलब उनमें लार्वावस्था होगी। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में कुछ एक जगह पे गलतियां हैं जो पहली बार में पढ़ने पे समझ में नहीं आती हैं, किसी के भी समझ में नहीं आती है। इसलिए आप इनको जब आपने कंसेप्ट बनाया है ना, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ा करें तो पहली बार में जो कंसेप्ट आपके याद है उसको वहां से हटा दिया करो, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं ना वो चीज दिमाग में आती नहीं है एनसीईआरटी में। जैसे उन्होंने क्या कहा कि परिवर्तन कैसा है, अप्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष परिवर्तन अगर है तो लार्वावस्था होगी, क्योंकि लार्वावस्था अगर नहीं होती तो उसमें अप्रत्यक्ष नहीं, फिर उसमें प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। उदाहरण उन्होंने सिर्फ दो दिए हैं, एक है प्लूरोब्रेकिया और दूसरा है क्या, टीनोप्लाना। ठीक है, अगले संघ पे चलते हैं। अगला संघ उन्होंने दिया है प्लेटी हेलमिंथीज। बात आती है कि प्लेटी हेलमिंथीज को ये नाम क्यों दिया गया है। नाम पे चलते हैं। नाम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नाम में हमें पता चल रहा है कि प्लेटी हेलमिंथीज जो संघ है वो प्लेट जैसा है, और प्लेट कैसी होती है, चपटी। इसलिए इनके जो जीव है उन्हें क्या बोला जाता है, चपटे क्रमी बोला जाता है। क्या बोलते हैं ना, चपटे क्रमी। कि इस संघ के प्राणी डॉर्सोवेंट्रली पृष्ठ अधर रूप में कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, सामान्यतः चपटे क्रमी। इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रमी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी कहा, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में कैसे हैं, अंतः परजीवी के रूप में। कैसे हैं, अंतः परजीवी के रूप में है जो है। ठीक है, और क्या दिया गया है कि चपटे क्रमी द्विपार्श, बिल्कुल सही है। फर्स्ट बायलेटरिया फाइलम कौन सा है, तो फर्स्ट बायलेटरिया फाइलम हमारा क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज है। फर्स्ट ट्रिपोलोब्लास्टिक कौन है, प्लेटी हेलमिंथीज है। फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन मतलब जिसमें अग्र और पश्च भाग एकदम स्पष्ट हो, वो किसमें है, वो भी प्लेटी हेलमिंथीज में। तो प्लेटी हेलमिंथीज में कुछ करेक्टर नए ऐड हुए। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और अगुही ये लक्षण भी हम लोग देख चुके हैं कि प्लेटी हेलमिंथीज के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं, ए सीलोमेट है। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है, ये बात भी हम देख चुके हैं कि इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन है, क्योंकि इसके बाद जितने भी सदस्य आएंगे उन सब में क्या है, अंग तंत्र का स्तर है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक, हुक्स एंड सकर्स। बात आई इसकी क्या जरूरत है, ये हुक और सकर क्यों है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक शब्द अभी मिला हमें कि ये कैसे हैं, अंतः परजीवी है। मतलब मानव शरीर के अंदर रह रहे हैं, हमारी आहार नाल में रह रहे हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल दिया गया है टीनिया, है ना, यहाँ पे दिया गया है टीनिया, या जिसे हम फीताकृमि भी कहते हैं। ये हमारी आहार नाल में है। और आप जानते हैं कि आहार नाल में जो भोजन हम खाते हैं वो गुजरता हुआ एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। और अगर ये होस्ट किसी पोषक की आहार नाल की दीवार से नहीं चिपका तो भोजन के साथ ये भी बाहर आ जाएगा। तो कोई परजीवी क्यों चाहेगा कि वो आहार नाल से बाहर आ जाए। इसीलिए होस्ट की आहार नाल की वॉल से चिपकने के लिए इन हुक्स और सकर्स और माउथ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे, जरा सुनेंगे, सीधे ही शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, पाचन तंत्र का कार्य होता है भोजन को पचाना, और भोजन को पचाने का काम तो खुद होस्ट कर रहा है। जब भोजन को पचाने का काम खुद होस्ट कर रहा है तो इन्हें पाचन तंत्र की क्या जरूरत है। ये तो सीधे सीधे जो पचित भोज्य पदार्थ है उसे क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ज्वाला कोशिकाएं, ये एक नया करेक्टर आ गया कि ज्वाला कोशिकाएं इनमें क्या कर रही हैं, परासरण नियमन तथा उत्सर्जन। जब हम लोग उत्सर्जन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आएगा कि प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जी संरचना क्या होती है। तो प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जी संरचना फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट भी इन्हें कहते हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा अवस्था जो है पाई जाती है, अगर लार्वा अवस्था है तो वहां पर कैसा हो जाएगा, वहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाएगा। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये जितने भी मेंबर, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया है प्लेन एरिया, इसी का एक सदस्य है।
आप इसके जितने भी टुकड़े करेंगे, ये उतने ही नए सदस्यों में विभाजित हो जाता है। जितने टुकड़े करो उतने नए प्लेनेरिया ये बना लेता है। उदाहरण के लिए टीनिया जिसे हम फीताकृमि कहते हैं, फेस्युला जिसे हम पर्णक्रमि कहते हैं।